IAS की ऑनलाइन क्लास सीरीज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने इनवर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन में आप लोगों को बताया था कि एस्की हेल्मिंथ और प्लेटी हेल्मिंथ यानी हेल्मिंथ ग्रुप के बारे में हमने बतलाया था। उसमें एक विशेष चर्चा करना मैंने उसमें छोड़ा था कि अलग से आप प्रश्न पूछता है, आपको अलग से उसको याद रखना होगा, इसलिए हमने उसमें कॉम्बाइंड में उसको छोड़ करके अलग से पढ़ाने के लिए सोच रखा था। तो आज मैं करूँगा उस स्पेशल एनिमल की चर्चा। तो हमने कहा था आपको हेल्मिंथ में, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हेल्मिंथ का दो पार्ट, प्लेटी हेल्मिंथ और एस्की हेल्मिंथ। इस एस्की हेल्मिंथ का एक और नाम है निमेटोडा, बोलते हैं उसे निमेटोडा। एस्की हेल्मिंथ में हमने बतलाया था आपको राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, स्केरिस वगैरह वगैरह। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं, वो है फाइलेरिया नामक बीमारी। फाइलेरिया जिसको हाथी पाँव भी बोलते हैं, ये फाइलेरिया नामक बीमारी किसके कारण होती है? बहुत लोगों ने आंसर दे रखा हुआ है, देते भी हैं, क्यूलेक्स मच्छर। मैं पिछली बार की भांति फिर कहता हूँ, क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर वाहक है, कारक नहीं। तो कारक क्या होगा इसका? तो फाइलेरिया कारक एक निमेटोड है, यानी एस्की हेल्मिंथ ग्रुप का एक एनिमल इस फाइलेरिया कारक है, जिसे बोलते हैं उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी एक निमेटोडा ग्रुप का एनिमल है जो बिल्कुल राउंड वर्म की तरह लंबे आकार का कृमि होता है और आपके शरीर के लिम्फ ग्लैंड में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कृमि पहले माइक्रोफाइलरी के रूप में मच्छरों के द्वारा आपके ब्लड में पहुँचते हैं, फिर ये फेफड़ों से होते हुए फाइनली पहुंच जाते हैं आपके लिम्फ नोड में पहुंच जाते हैं, और लिम्फ नोड या लिम्फ वेसल के पास ये बड़े होने लगते हैं और इनका आकार केंचुआ के बराबर हो जाता है। यानी बहुत बड़े बड़े कृमि के आकार के ये उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी होते हैं जो आपके लिम्फ वेसल में रहते हैं, वहीं से अपना पोषण लेते हैं और बदले में लिम्फ वेसल को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि आपका पैर यहाँ जहाँ भी ये इफेक्ट करते हैं वो सूजन आ जाता है, उसको फाइलेरिया की बीमारी बोलते हैं। तो आगे से फाइलेरिया की बीमारी का कारक जब भी होगा, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी किस वर्ग का है? तो ये फाइलम एस्की हेल्मिंथ निमेटोडा में आता है और फीमेल क्यूलेक्स मच्छर से ये फैलता है, ना कि होता है। ध्यान रखेंगे, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर से ये फाइलेरिया की बीमारी फैलती है, स्प्रेड होती है, यानी क्यूलेक्स वाहक है, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी इसका कारक है। चलिए, अच्छी बात है, इसके हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने हेल्मिंथ पूरा कर लिया। अब हेल्मिंथ के बाद हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट फाइलम, उसका नाम है आपका एनेलिडा। हेल्मिंथ के बाद हम आएंगे अगले फाइलम में, एनेलिडा। अब एक चीज़ गौर करेंगे, एनेलिडा वह पहला फाइलम है जिसमें सीलोम प्रेजेंट होता है। अब बहुत लोग रट लेते हैं ये सीलोम क्या होता है, तो थोड़ा सीलोम को समझ लेंगे। जब आप एक कोशिका से डेवलप होता है एम्ब्रियो, तो एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 16 से 32 से 64, यानी पहले जाइगोट, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला, फिर मोरुला। उसी में क्या होता है, जो बाहरी परत है ये बन जाता है एक्टोडर्म, बीच वाले परत को बोलते हैं मेसोडर्म और अंदर वाले परत को बोलते हैं एंडोडर्म। तो जिस किसी एनिमल में ये मेसोडर्म एंडोडर्म को पूरी तरह से घेर लेता हो, इस पूरे बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं सीलोम। तो सीलोम का अर्थ क्या हुआ कि जब एंडोडर्म कंप्लीट रूप से मेसोडर्म के द्वारा घेर लिया जाए तो उसको बोलते हैं सीलोम। ये सीलोम सबसे पहले प्रेजेंट होता है किसमें? एनेलिडा में। इसके पहले एस्की हेल्मिंथ में सीलोम मेसोडर्म बनता तो है
पूरी तरह से घेर नहीं पाता, इसलिए उसको आभासी सीलोम या स्यूडोसीलोम बोलते हैं। बट मूल रूप से सीलोम बनता कहाँ से है कंप्लीट रूप में? तो एनलिडा से बनता है। ये कई बार पूछ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। एनलिडा में क्या देखेंगे आप? बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेशन और बॉडी सिलिंड्रिकल, बॉडी वॉर्म लाइक क्रीमी आकार का सिलिंड्रिकल। जैसे हम एग्जांपल देंगे, ये हो गया आपका बॉडी सिलिंड्रिकल बॉडी हो गया, और इसमें इस तरह के पार्ट हो गए, इसके सेगमेंटेशन हो गए। तो बॉडी कंप्लीट सेगमेंटेड होता है, ठीक है, और साथ में क्रीमी आकार का सिलिंड्रिकल होता है। एग्जांपल आप खुद समझ गए होंगे। एग्जांपल में हो जाएगा इसका अर्थवर्म यानी केंचुआ और नेरिस, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं एनलिडा के। हम फोकस करते हैं अर्थवर्म केंचुआ पे। नेरिस के बारे में सिर्फ एक ही बात पूछता है कि एनलिडा कहाँ रहता है, तो समुद्री है। ये नेरिस समुद्री एनिमल है, समुद्री पानी में पाया जाता है। बट मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं आपके किससे? इस अर्थवर्म यानी केंचुआ से। तो बॉडी देखा आपने, इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल है, सेगमेंटेड है बॉडी। इसमें प्रश्न जो अधिकांश पूछता है उसमें गौर करेंगे। केंचुआ का अगर ये माउथ मान लें, तो माउथ के पास कुछ पार्ट जो होते हैं वो ऐसे थोड़ा सा उभरे हुए और ठोस आकार के होते हैं, जिसको बोलते हैं क्लाइटेलम। क्लाइटेलम, इस क्लाइटेलम के बारे में कई दफ़े पूछा गया है। क्लाइटेलम क्या है? तो क्लाइटेलम क्या है गौर करेंगे। इसमें होता है फीमेल पार्ट होता है, और आगे में यहाँ मेल पार्ट होता है। ये आगे धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मेल से स्पर्म रिलीज होता है, और क्लाइटेलम बाद में बाहर निकल जाता है। अंदर में अंडे और स्पर्म होते हैं, जिससे कि नए केंचुए का प्रजनन होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? क्लाइटेलम केंचुआ में कौन सा काम करता है? तो ये क्लाइटेलम प्रजनन का काम केंचुआ में देखता है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है केंचुआ के बारे में, कि केंचुआ में क्या लाल रक्त होता है, क्या आरबीसी होता है? तो आपका जवाब होगा केंचुआ के अंदर लाल रंग के रक्त मौजूद हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ। केंचुआ का रक्त लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही है, सही है। किंतु इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं है। केंचुआ के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं है। फिर ये लाल रंग होता कैसे है? आरबीसी तो है ही नहीं, फिर लाल रंग होता कैसे है? तो ये लाल रंग का कारण क्या है? केंचुआ के रक्त में हीमोग्लोबिन घुला होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनवर्टिब्रेट एनिमल में अकशेरुकी जीवों में सिर्फ केंचुआ ही है जहाँ पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ केंचुआ ही है जहाँ पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये इनवर्टिब्रेट की पहचान है। आई बात समझ में? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्या, हीमोग्लोबिन से क्या फ़ायदा होता है? ये स्किन से, जो त्वचा से ऑक्सीजन लेता है यानी रेस्पिरेशन करता है, वो पूरे बॉडी में इजीली फैल जाते हैं, अर्थात एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन जो केंचुआ के बारे में पूछते हैं वो ये पूछते हैं, ये केंचुआ चलता कैसे है? तो केंचुआ के सेगमेंट पे कांटे जैसे आकार बने होते हैं, इन कांटों को बोलते हैं सीटी। ये प्रश्न भी बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है, स्टेट पीसीएस में कई बार पूछ चुका है। केंचुआ का प्रचालन यानी लोकोमोशन कैसे होता है? तो केंचुआ के बॉडी में कांटेदार सीटी मौजूद होती है, और सीटी की मदद से केंचुआ चलता है। और आखिरी क्वेश्चन, केंचुआ जो है ये कुछ भी मिट्टी के रूप में खाता है, मिट्टी को खाता है, मिट्टी के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर लेता है, और बाद में उसको कास्ट के रूप में निकाल देता है। तो केंचुआ जो कृमि कास्ट बनाता है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट जो कि जैविक खाद का बहुत बड़ा सोर्स है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है?
तो आपका जवाब होगा केंचुआ। तो ये देखा आपने एनलिडा का इम्पोर्टेंस, एनलिडा का महत्व आपने देख लिया। एनलिडा में इससे अधिक नहीं पूछता है। हाँ, यूपीएससी की बात करें तो एक और क्वेश्चन एनलिडा में पूछता है कि एनलिडा में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो ये देख लेंगे आप कि इसका सिर्फ एक लाइन में जवाब देंगे। एनलिडा में एक्सक्रीशन के लिए यानी उत्सर्जन के लिए क्या होता है, नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। ये कई बार पूछ चुका है, इसलिए इसको याद रखेंगे। हालांकि जब मैं पूरा क्लासिफिकेशन कर लूँगा, जब मैं फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगा आपको, तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब के बारे में सभी एनिमल्स का डिटेल में दूंगा। तत्काल में सिर्फ केचुआ का बात आया तो आपके सामने हमने कह दिया कि नेफ्रीडिया जो है, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन किसके लिए है, फॉर एक्सक्रीशन। अब हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। एनलिडा के बाद वो है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यानी संधिपाद। इससे कई बार कई क्वेश्चन पूछ चुका गया है, इसलिए इस पे गौर से देखेंगे आप लोग। संधिपाद की बात करें तो इसका फीचर क्या है, जुड़े हुए पैर। एग्जाम्पल, कुछ ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। इस तरह के पैर आपने देखा होगा। जुड़े हुए पैर कई कीटों में पाए जाते हैं, आपने देखा होगा, मक्खी में, मच्छर में, ग्रास हॉपर वगैरह में इस तरह के पैर पाए जाते हैं। इसको संधिपाद बोलते हैं, जुड़े हुए पैर हो गए। दूसरा क्या है, इसमें संयुक्त नेत्रक, ये इसका फीचर है, यानी कंपाउंड आई बोलते हैं इसको। अब इसकी खासियत क्या है ये देख लेंगे। आपके नेत्र में क्या होता है, ये नेत्र गोलक हो गया, एक लेंस हो गया, एक इस तरह के आइरिस हो गए, कॉर्निया हो गए, ये सब, यानी एक ही लेंस आपकी आँख में मौजूद होता है। कि संयुक्त नेत्रक में क्या होता है, कई सारी नेत्रिकाएं इसमें मौजूद होती हैं। यानी ये सब जो देख रहे हैं छोटे, इसको बोलते हैं नेत्रिकाएं। अर्थात क्या है, अगर एक पदार्थ दिख रहा है तो संयुक्त नेत्रक वाले को ये डॉट्स के रूप में दिखेगा। सभी नेत्रिका जो है अपने अपने लेंस से डॉट्स के रूप में इमेज बनाएंगी। तो इतना ही ध्यान रखना है आपको कि ये दूसरा महत्वपूर्ण फीचर है कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्रक। ये दो फीचर आपने देख लिया, इम्पॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसके वर्गीकरण पे आ जाते हैं। तो आर्थ्रोपोडा के ये दो मेन फीचर के पश्चात अब आप देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। ये कुल 3 भाग में इसको मोटे तौर पे क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं सिफेलोपोडा, एक को बोलते हैं इंसेक्टा, और तीसरा हो गया आपका आर्किनिडा। सिफेलोपोडा का मतलब क्या हुआ, सिर में पैर। यानी अगर इस तरह का एनिमल हम बनाएंगे, इस तरह से मान लो, तो ये सिर अगर पार्ट हुआ तो सिर में ही इनके पैर लगे होंगे। ये 3 भाग में बॉडी बटा होता है। अगर आप बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की, एक को बोलते हैं हेड यानी सिर, दूसरा हो गया थोरैक्स, और तीसरा हो गया एब्डोमेन। यानी आर्थ्रोपोडा के बॉडी 3 भाग में बटे होते हैं। सबसे आगे सिर हुआ, बीच का छोटा पार्ट थोरैक्स होता है, इसको ग्रीवा भी बोल सकते हैं, और सबसे पीछे का पार्ट एब्डोमेन यानी उदर का पार्ट हुआ। तो 3 पार्ट में बॉडी बटे होते हैं। और सिफेलोपोडा में क्या होता है कि सिर में पैर होते हैं। और दूसरा फीचर क्या है कि ये सभी जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव। एग्जाम्पल में आ जाइए, प्रॉन, ठीक है, इसको क्रस्टेशिया भी कहते हैं, क्रस्टेशिया भी इसको कहते हैं। तो प्रॉन, क्रस्टेशिया, सिफेलोपोडा एक ही चीज़ में आ गए, तो सिफेलोपोडा को क्रस्टेशिया ही बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया प्रॉन यानी झींगा। तो आगे से आप झींगा को मछली नहीं बोलेंगे, झींगा कोई मछली नहीं है, बल्कि झींगा एक आर्थ्रोपोडा है जिसके सिर में पैर लगे होते हैं।
दूसरा आ जाते हैं इंसेक्टा, सबसे बड़ा क्लास, सबसे बड़ा वर्ग है ये कई बार पूछ चुका है कि जंतु जगत में सबसे बड़ा वर्ग कौन है, तो आपका आंसर होगा इंसेक्टा। इंसेक्टा यानी कीट वर्ग, ये कीट वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। इसकी खासियत क्या होती है, 2 जोड़ी पंख, हर एक इंसेक्ट में 2 जोड़ी पंख जरूर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, और 3 जोड़ी पैर होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी पैर, ये इंसेक्टा का एकदम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और आखिर में जो पूछता है इंसेक्टा के बारे में, श्वसन कहाँ से होता है, तो आपका आंसर होगा स्पाइरकल्स, ये याद रखना होगा। इंसेक्टा में श्वसन सिर्फ स्पाइरकल्स की मदद से ही होता है। अंत में हम चर्चा करेंगे कि इंसेक्टा का बेनिफिट और नुकसान की बात इस पूरे चैप्टर को ख़त्म होने के बाद। फाइनली हम आते हैं आर्किनिडा में, जो पीसीएस में पूछता है, बहुत डीप में नहीं जाना है, इतना ही जानना है आपको कि इसमें क्या होता है, 4 जोड़ी पैर, 4 जोड़ी पैर इसका स्पेशल फीचर है। जब भी आर्किनिडा होगा उसके 4 जोड़ी पैर होंगे ही होंगे। और श्वसन, ये बीपीएससी में पीसीएस में कई बार पूछ चुका है, श्वसन के लिए होता है बुक लंग्स। यूपीएससी क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, जहाँ पे गूगल अनुवाद करते हैं वहाँ लिख देते हैं पुस्तक फेफड़ा, ये पुस्तक फेफड़ा नहीं होगा, बुक लंग्स याद रखेंगे आप लोग। जैसे यूपीएससी में आयरन के प्लांट को, यानी आयरन के फैक्ट्री को बोल दिया गया स्टील का पौधा, तो हिंदी अनुवाद में नहीं जाएंगे, बेसिकली याद रखेंगे बुक लंग्स बोलते हैं। बुक लंग्स को हिंदी में भी बुक लंग्स ही बोलते हैं, कोई और इसका हिंदी नहीं है। तो ये कई बार पूछ चुका है श्वसन आर्किनिडा में, आपका आंसर होगा बुक लंग्स। एग्जाम्पल में देख लेंगे, बिच्छू, मकड़ी, मकड़ी और बिच्छू, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स में है। लेकिन एक खासियत इन तीनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, इन तीनों की बात करें तो शरीर में एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल होता है। आपके हमारे बॉडी में क्या है, हड्डी का पूरा कंकाल शरीर के अंदर है, जिससे शरीर अपना आकार लेता है। अगर हड्डियां ना हो तो मांस का गोला बन जाएंगे एनिमल, लेकिन इनमें कोई हड्डी नहीं होती। हमने क्या कहा, इन्वर्टिब्रेट है, कोई हड्डी इनमें नहीं होती। लेकिन आर्थ्रोपोडा काफ़ी एक्टिवली मूव करते हैं, काफ़ी ताकत से मूव करते हैं, तो इनमें कंकाल की ज़रूरत तो है, लेकिन हड्डियां हैं नहीं। तो इन सबों में क्या होता है, एक फीचर बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल किसका बना हुआ होता है, तो याद रखेंगे ये काइटिन, काइटिन नामक शुगर का बना होता है। कुछ बड़ी बड़ी पुस्तकों में हमने देखा है लिखा हुआ काइटिन को प्रोटीन बोल देते हैं, काइटिन प्रोटीन नहीं है, अपनी अपनी किताब में इसको रिवाइज कर लेंगे। काइटिन एक शुगर है, और ये काइटिन सभी आर्थ्रोपोडा के बाहरी स्किन पर मौजूद होता है, जो बाह्य कंकाल के रूप में मौजूद होता है। अब बाह्य कंकाल ना फैलता है ना सिकुड़ता है, ये तो ठोस है, तो बड़े कैसे होते हैं, तो गौर करोगे आर्थ्रोपोडा का होता है अंडा, अंडा से बनते हैं लार्वा, लार्वा से बनता है प्यूपा, और प्यूपा से बनता है आपका वयस्क। लार्वा हो चाहे प्यूपा हो, बाहरी ओर से इसमें लगे होते हैं आपका बाह्य कंकाल। तो करता है क्या है, मान लो इतना बड़ा बाह्य कंकाल में एक एनिमल है लार्वा के रूप में, ये इसको फाड़ देता है बाह्य कंकाल को, और अंदर से नया एनिमल निकलता है, और इसके ऑक्सीजन के प्रभाव से पुनः ये बाह्य कंकाल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं मोल्टिंग। ये मोल्टिंग टेक्निक क्या होता है, आपने देखा होगा कॉकरोच को, कॉकरोच जनरली ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन कभी कभी देखा होगा आपने कॉकरोच अपना ब्राउन कलर को फाड़ देते हैं और वाइट कलर के अंदर से बाहर निकल जाते हैं, थोड़े बड़े होकर निकलते हैं। ऐसे ऐसे ये ग्रोथ करते हैं, और फिर जो वाइट कलर के बाहर निकलते हैं, ये ऑक्सीजन के प्रभाव से पुनः ब्राउन कलर के काइटिन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो याद रखें कि काइटिन जो आर्थ्रोपोडा का बहुत महत्वपूर्ण फीचर है, ये सभी में मौजूद होता है बाह्य कंकाल के रूप में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि काइटिन के रूप में
मैं रिपीट कर रहा हूँ, काइटिन प्रेजेंस के रूप में आर्थ्रोपोडा के समानता किससे होती है? काइटिन के प्रेजेंस के रूप में आर्थ्रोपोडा की समानता किससे होती है? तो आप ध्यान रखेंगे कि सभी कवक, सभी फंगस यानी कवक के शरीर में बाह्य कोशिका भित्ति सेल वॉल किसका बना होता है? इसी काइटिन नामक शुगर का बना होता है। तो सभी फंगस में काइटिन मौजूद होते हैं और यहाँ देख रहे हैं आर्थ्रोपोडा, सभी आर्थ्रोपोडा में भी काइटिन बाह्य स्केलेटन के रूप में, बाह्य कंकाल के रूप में मौजूद होते हैं। बाद में जब हम पढ़ाएंगे उद्विकास, देखो कैसे एक प्रजाति या एक फाइलम बिल्कुल अलग फंगस से आपस में जुड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, जो साबित करता है कैसे क्रमिक विकास जीवों का हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है काइटिन सभी आर्थ्रोपोडा में भी मौजूद होते हैं और काइटिन साथ साथ सभी फंगस में भी मौजूद होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन हमने अंत में कहा था कीट के लाभ और हानि के बारे में भी हम लोग बतलाएंगे। तो कीट से होने वाली हानि पहले हम आते हैं। कीटों से होने वाली हानियाँ, इस पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, कीट से होने वाली हानि में हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहला हानि ये है कि कई बीमारियों के ये वाहक यानी कैरियर ये होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने क्या कहा था, फाइलेरिया, ये पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पे नोट कर देता हूँ, फाइलेरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर। फाइलेरिया कैसे होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है, यानी फैलता है। मलेरिया के वाहक कौन है? मलेरिया परजीवी के वाहक हैं मादा एनोफिलीज मच्छर। चलिए, कालाजार के वाहक कौन है? कालाजार के वाहक हैं आपका बालू मक्खी या सैंड फ्लाई। चलिए, अब क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस का वाहक है सीसी मक्खी। आगे आ जाइए, कई सारे जल जनित रोग यानी पेचिस, हैजा, इनका वाहक कौन है? तो आपका आंसर होगा सामान्य मक्खी जो हमारे घर में उड़ती रहती है। प्लस आ जाइए आप प्लेग के वाहक कौन है? पिस्सू भी कीट वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। तो रोगों के वाहक में इतना ही इम्पोर्टेंट जान लीजिए। हाँ, एक और हो गया आपका डेंगू भी एक बीमारी बहुत भयंकर रूप से फैली रहती है। डेंगू का वाहक भी एक मच्छर ही है। जिसके शरीर पे सफ़ेद डॉट्स होते हैं, सफ़ेद डॉट्स वाले मच्छर। तो ले दे करके आप गौर करोगे कि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है ना, जिसका वाहक कीट वर्ग मौजूद है या पाया जाता है। तो कीट वर्ग से कई बीमारियां फैलती हैं, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, दूसरी हानि जो हम बताएंगे, दूसरी हानि में आप आ जाइए, कई पौधों के लिए हानिकारक। इसमें आप इसके एग्जाम्पल में आप आ जाइए तो देखिएगा आपको, जैसे पैडी स्टेम बोरर, ये पूरा धान के पौधे को बर्बाद कर देता है। फिर आ जाइए शुगर केन बोरर, ये क्या करते हैं, पूरे गन्ने की पौधों को बर्बाद कर देते हैं। फिर आप आ जाइए
टिड्डियों के बारे में सुना होगा आपने कि टिड्डियाँ जब आती हैं तो गांव के फसल चट कर जाती हैं, फसलों के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। फिर हो गया आपका ग्रास हॉपर, झींगुर, ये सब जो है पौधे के लिए हानिकारक कीटों में आते हैं। तो ये हो गया आपका कीटों से होने वाली 2 महत्वपूर्ण हानियाँ। तो क्या कीटों से होने वाले फ़ायदे भी कुछ हैं? कीटों से होने वाले फ़ायदे कुछ हैं क्या? तो फ़ायदों में हम देख लेंगे। सबसे पहला फ़ायदा कीट परागन, यानी कि जो ये कीट हैं ये पौधे के परागन में, जिससे कि एक पुष्प का पराग दूसरे पुष्प पे जाता हो और पौधों में फिर बीज बनते हैं, तो कीट परागन के लिए बहुत ही ज़्यादा कीट का महत्व हो जाता है। फिर आपने सुना होगा लाह, ये लैक इंसेक्ट से लाह मिलता है हमको। फिर देखा होगा आपने रेशम, ये रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, ये भी कीट के अंतर्गत आता है। फिर शहद, ये भी देखा होगा आपने, मधुमक्खियों से प्राप्त शहद प्लस वैक्स, ये आपको मधुमक्खियों से मिलते हैं। तो आपने देखा कीट से होने वाले नुकसान भी हैं, साथ ही साथ कीट से होने वाले कई फ़ायदे भी आपको एग्जाम्पल में मिलेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, कीट बहुत ही महत्वपूर्ण फाइलम है, क्लास है। फाइलम क्या होगा इसका? आर्थ्रोपोडा। शेष नेक्स्ट फाइलम की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट फाइलम हो जाएगा आपका इंसेक्टा के बाद मोलस्का। मोलस्का की बात अगर हम करें तो मोलस्का की खासियत क्या होगी? कैल्शियम कार्बोनेट का बना शेल। कैल्शियम कार्बोनेट से जो सेल बनते हैं वो हर एक मोलस्का के बॉडी में लगे होते हैं, यानी अपना आवास ये साथ लेके घूमता है, कहीं भी जाएगा अपना आवास साथ लेकर घूमता है। दूसरी बात क्या होती है? गैस्ट्रोपोडा, यानी इसके पेट से ही चलने हेतु स्पर्शिकाएं निकलती हैं, प्लस खोल यानी शेल और बॉडी के बीच में, तथा बॉडी के बीच में अब इनमें भी हड्डियां नहीं होती हैं, कोई हड्डी नहीं होती इसमें भी। फिर ये तन के चलता कैसे है, खींचता कैसे है, अपनी ताकत कहाँ से गेन करता है? तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि मोटरसाइकिल या कार के चक्के में हवा भरा होता है, वैसे ही इन दोनों के बीच, बॉडी सेल तथा बॉडी के बीच में प्रेशर से जल भरा होता है। और इसमें क्या है, इसको बोलते हैं मेंटल। इसके मेंटल में जल भरा होता है, जिसके कारण इनके बॉडी को ताकत मिलती है और ये चल पाते हैं या बाकी काम कर पाते हैं। तो मेंटल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लस एक ऑर्गन होता है रेडुला। रेडुला के बारे में कई बार पूछ चुका है। रेडुला चाहे वो किसी भी तरह का मोलस्का हो, रेडुला हर एक रूप में पाया जाता है। ये रेडुला क्या करता है? आपने देखा होगा पत्थर का सिलवट होता है, सिल पे आप लोग पीसते हैं तो रेडुला 2 आकार में होता है। जो भी पौधे ये खाते हैं, ये अधिकांश शाकाहारी होते हैं, पौधे को इस दोनों के बीच में रख के ऐसे से चर्न कर, जैसे कि ये सिलवट पे पीस रहे हो। तो रेडुला क्या करता है? भोजन को पीसने के काम में आता है, भोजन को बारीक पीसता है। इससे अधिक इम्पोर्टेंट फीचर मोलस्का में नहीं है। हम एग्जाम्पल की ओर आएंगे तो एग्जाम्पल में हो जाएगा घोंघा, स्नेल, सितुआ, ओयस्टर, उसके बाद मूंगा। अब इस 2 की चर्चा विशेष करनी होगी। घोंघा सितुआ तो आपने देखा होगा, हम चर्चा करेंगे ओयस्टर की। ओयस्टर में क्या होता है? मोती बनता है, मोती बनते हैं इसके अंदर, जिसको पर्ल ओयस्टर भी बोलते हैं, सीपी भी बोलते हैं इसको, ओयस्टर को हिंदी में।
सीपी भी बोलते हैं। सीपी के अंदर क्या होता है, देख लो, ये सीपी का कवर हुआ, खोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं ये लोग, लेकिन खुला सीपी का मुंह, और अगर बालू का मोटा कण चला गया और बंद हो गया तो ये बालू का मोटा कण इरिटेट करता है। कभी कभी आपकी आंखों में भी बालू पड़ जाता है तो काफ़ी इरिटेट होता है और आँख काफ़ी आंसू देते हैं। वैसे ही बालू के कण चले गए तो इनका बॉडी का मेंटल काफ़ी इरिटेट होता है, समझता है कोई दुश्मन बैठा हुआ है। उसको ख़त्म करने के लिए एक लिक्विड के रूप में उस बालू के कण के चारों ओर ये फैलाते रहते हैं, वो ड्राई होता जाता है और कालक्रम में ये बड़ा होकर वही मोती के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर, जिससे मोती बनते हैं। और मूंगा की बात करें तो क्या है, मूंगा की बात करेंगे तो क्या है, ये मूंगा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना काम करता है। हमने बताया होगा उसके बारे में आपको कि मूंगा से प्रवाल द्वीप वगैरह भी बनते हैं। तो मुख्य रूप से इतना मान के चलें, मूंगा को छोड़ दें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। आपका ऑयस्टर की बात करेंगे तो कई बार सीपी के बारे में पूछ चुका है, यहाँ तक आप इम्पोर्टेंट मानिए। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं इसमें एक और, साथ में होता है स्टिंगरे। स्टिंगरे स्क्विड, ये समुद्री मोलस्का है। ये क्या करते हैं, काफ़ी तेज भागते हैं, काफ़ी तेज चलते, इसमें टॉर्पीडो भी होता है। ये पानी को, इनका खासियत क्या है, तीनों ही खासियत है। जेट से पानी को अपने मुंह से खींचते हैं और मेंटल के पीछे वाले भाग से बहुत तेज़ी से निकालते हैं, जिससे ये प्रोपेलर के रूप में काफ़ी तेज मूव करते हैं। तो स्टिंगरे, स्क्विड और टॉर्पीडो एग्जाम्पल के रूप में पूछता है, इसकी विशेषता कभी नहीं पूछता। तो ये मोलस्का आपका कंप्लीट है। फाइनली आपका होगा एक लाइन का सिर्फ इसका प्रश्न पूछता है, उसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, वो है आपका इकानोडर्माटा। एक एग्जाम्पल है आपका इकानोडर्माटा। इसके सिर्फ एक ही खासियत है, पहला तो इसमें भुजाकार शरीर होता है, यानी कि 5 आर्म्स। दूसरा हो गया इसमें आपका ट्यूब फीट, और सभी के सभी समुद्री और मांसाहारी होते हैं, ये याद रखेंगे। पंचभुजाकार शरीर, जैसे एग्जांपल देख लें आप, ये हो गया आपका पंचभुजाकार शरीर वाला। ये हो गया एग्जांपल आपका स्टारफिश का। स्टारफिश, इसमें अगर काटेंगे आप तो देखें कि एक पाइप होता है और इस पाइप का एक एक्सटेंशन हर एक भुजा में फैला होता है। तो ये पानी खींच करके पाइप में काफ़ी प्रेशर में पानी भर लेते हैं, जिससे इनके बॉडी को ताकत मिलती है, और ट्यूबफिट की मदद से ये चलते हैं या बाकी मैकेनिकल वर्क करते हैं। और समुद्री हैं, मांसाहारी हैं, अपने आर्म्स की मदद से ये बाकी जीवों को पकड़ के खींचते हैं। खास करके मोलस्का को ये खाते हैं, उसके सेल को खींच करके खोलते हैं और बाद में खा लेते हैं। तो ये जो मांसाहारी हुआ, इनका एक मेन फीचर है, ये इसमें कोई भी शाकाहारी नहीं होता। पंचभुजाकार शरीर इसका काफ़ी महत्वपूर्ण फीचर है, और कई बार पूछ चुका है एग्जाम में कि ट्यूब फिट किस में आता है। तो हो गया आपका स्टारफिश, सी अर्चिन, सी फैन और सी लिली, इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इकानोडर्माटा के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के बारे में पूछता है। जनरल आपको स्टारफिश पसंद में आता है, और ये 3 बड़े बड़े फीचर्स उसके जो हैं ये पूछते हैं। इससे अधिक बीपीएससी या यूपीएससी या सिविल्स के लिए आपको क्लासिफिकेशन से नहीं पूछा जाता है। तो हमने आज इनवर्टिब्रेट कंप्लीट कर दिया। वर्टिब्रेट हमने पिछली क्लास में पढ़ा दिया हुआ था। वर्टिब्रेट के कुछ और फीचर की हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे, और उसके पश्चात हम आ जाएंगे सीधा इनकी फिजियोलॉजी की तरफ आ जाएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पीसीएस के परीक्षाओं के लिए। तो मिलते हैं सिर्फ अगली क्लास में, तब तक मेरी शुभकामनाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।